हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। इंडेक्स आपके सामने है और प्रीवियस वीडियो में यानी जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमने यहाँ पे सभी वो टॉपिक्स कलेक्ट किए हैं जो प्रीवियसली सभी अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला सेक्शन हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी का ही है जिससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स अभी तक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे गए हैं वो यहाँ आपके सामने टॉपिक्स की फॉर्म में है। हमने 3 टॉपिक फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम फोर्थ से स्टार्ट करेंगे, गोल्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च इन पॉजिटिव साइकोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इन द फैमिली कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इन क्लोज रिलेशनशिप। ये मान के चलिए कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के एप्लीकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकता है, और क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का होता है तो अब अच्छा खासा पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो आपको यहाँ से मिलेगा जब हमने इंट्रोडक्शन इसका किया था। इसलिए मैंने आपको बोला था कि वो जो कंटेंट है वो आपके काम आएगा एज एन इंट्रोडक्शन बनाने में। तो आज इन टॉपिक्स के साथ में वीडियो की बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 12 पर है ये, तो आ जाते हैं पेज नंबर 12 पर फटाफट से हम लोग। और ये तो सब हमने कवर कर लिया था, शायद पेज नंबर थोड़ा आगे पीछे है, नहीं ठीक है, पेज नंबर 12 ही है। गोल्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च इन पॉजिटिव साइकोलॉजी से हमें स्टार्ट करना है। पॉजिटिव साइकोलॉजी की फील्ड में भी बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं और क्या गोल्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इस फील्ड में किस तरह से रिसर्च डिफरेंट होती है औरों से, ये हमें पता चलेगा। Positive psychology as a scientific field has distinct goal and employs various types of research to explore the and enhance human well-being. पॉजिटिव साइकोलॉजी की फील्ड में जो भी रिसर्चेज होती हैं उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ह्यूमन के वेलबींग के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, पॉजिटिव हेल्थ के लिए ये सब वर्क करती हैं। तो इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या गोल्स हो सकते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के। जब आप एक बार इसे क्विकली ओवरव्यू करते हैं, ऐसे आपके सामने जो चीजें नजर आ रही हैं, तो इनमें से ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आप जानते नहीं हैं। आप ये समझ रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई थी ये चीजें फर्स्ट वीडियो में ही, कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो भी हमें सर्व करेगी वो पॉजिटिव वे में करेगी, आउटकम भी पॉजिटिव होगा। ऑफ कोर्स आउटकम तो हमेशा साइकोलॉजी में पॉजिटिव ही होता है। तो क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, गोल्स हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो वेलबींग को अंडरस्टैंड करने के लिए, टू डिफाइन, मेजर एंड अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स दैट मेक अप वेलबींग। हम कह तो रहे हैं कि इंसान को खुश होना चाहिए, हैप्पीनेस रहनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड उसके अंदर होना चाहिए, ओवरऑल पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए, लेकिन ये चीजें बनती कैसे हैं? हम कहीं से खुशी खरीद के तो नहीं ला सकते, या फिर हमने कहीं भी खुशियों का कोई कोर्स तो नहीं करके आना है ना, ग्रेटिट्यूड करना सीखना तो नहीं है। ये कैसे ये चीजें बनेंगी? वो स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो ये वेलबींग को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, जो कि इसका पहला हमारा गोल हो जाता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी का गोल पहला यही है कि वो हमारी वेलबींग को अंडरस्टैंड करता है। आइडेंटिफाइंग ह्यूमन स्ट्रेंथ, हर पर्सन की अपनी स्ट्रेंथ होती है और पॉजिटिव साइकोलॉजी तो इस बात पर बहुत फोकस करती है कि हम अपनी ही स्ट्रेंथ से अपनी लाइफ में चीजें बदल सकते हैं। हमारे आसपास जो भी रिसोर्सेज मौजूद हैं उनका कैसे पॉजिटिवली यूज करें कि हम अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज को ईज कर दें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। तो उसके लिए हमें पहले अपनी स्ट्रेंथ को डिसाइड करना होगा, डिफाइन करना होगा। डिफाइन इसलिए करना जरूरी है, अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है पॉजिटिव साइकोलॉजी की हेल्प से, क्योंकि जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, ये उसके बाद की बात है। जैसे आपके पास कुछ रिसोर्सेज तो रखे हैं, मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप तो रखा है, आप बहुत कुछ उससे कर सकते हैं, पर आप यही नहीं जानते कि उसे यूज कैसे करना है, मतलब आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है उस काम को करने की, उसको यूज करने की, तो आप क्या करेंगे ये भी आप नहीं जान पाएंगे। तो बहुत जरूरी हो जाता है अपनी ही स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना। तो ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है इसका ये भी गोल होता है कि इसके यूज से, यानी अगर एक कोई थेरेपिस्ट किसी क्लाइंट के साथ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन का यूज भी करे तो वो पर्सन अपनी स्ट्रेंथ को जानता हो, तभी वो उसके संग कोलैबोरेट कर पाएगा। प्रिवेंटिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये हमेशा ही रहेगा, क्योंकि साइकोलॉजी इस चीज से तो कभी अलग नहीं हो सकती कि ह्यूमन के अंदर जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज हैं, डिफिकल्टीज हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनको आइडेंटिफाई करना और उनसे खुद को संभाल पाना, रोक पाना, प्रिवेंट कर पाना, ये ऑब्जेक्टिव होता है। बाय फोकसिंग ऑन पॉजिटिव ट्रेट्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी एम्स टू बिल्ड रेजिलियंस एंड पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। ये रेजिलियंस जो वर्ड है ना, कई बार आ रहा है, बाय एनी चांस अगर आप नहीं जानते हैं रेजिलियंस का मतलब क्या होता है। रेजिलियंस का मतलब होता है वो स्ट्रेंथ जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम में पहुंचने से पहले खुद को रोक पाते हैं, यानी हमारी खुद की जो स्ट्रेंथ होती है, जिससे यह कह सकते हैं बाउंस बैक कर लेना। हम किसी प्रॉब्लम में लगातार चल रहे हैं, उसके क्रॉस जा रहे हैं, बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है, हम बहुत खुद को रेजिस्ट कर पाते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है ब्रेकडाउन हो सकता है,
और उस ब्रेकडाउन के बाद वापस से जो हम लौट के आते हैं ना, बाउंस बैक करते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना, पोटेंशियली प्रिवेंटिंग और मिटिगेटिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज को मिटिगेट करना, उनको मिनिमाइज करना, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने का काम भी जो है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है, गोल है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, ऑफ कोर्स ये तो है ही, क्योंकि पॉजिटिव साइकोलॉजी की हेल्प से हम पर्सन के अंदर बहुत सारी चीजों को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट नाम आता है सेटिस्फेक्शन का। सेटिस्फेक्शन एक वो चीज है जो अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम कितना भी कुछ हासिल कर लें, हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। हैप्पीनेस के लिए सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, राइट? आपने देखा होगा बहुत से लोग जो होते हैं वो बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं लाइफ में, कि इतना है, ठीक है, खुश हैं, तो वो खुश रहेंगे, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, ऑलरेडी उनकी लाइफ में सब चीजें उनको बैलेंस्ड फील होंगी। लेकिन एक पर्सन जो बहुत कुछ करने के बाद भी डिससेटिस्फाइड रहता है, तो डिससेटिस्फैक्शन की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ कभी भी ठीक नहीं रह पाएगी। तो सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना, लाइफ सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना, पर्सनल ग्रोथ पे वर्क करना और फुलफिलमेंट अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स लाइक वर्क, एजुकेशन, हेल्थ, पर्सनल रिलेशनशिप, इनमें बैलेंस होने की वजह से ही क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एनहेंस होती है। फॉस्टरिंग पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी टू ऑर्गेनाइजेशनल, एजुकेशनल एंड कम्युनल सेटिंग्स, क्रिएटिव एनवायरमेंट्स दैट सपोर्ट ह्यूमन थ्राइविंग। जो भी पॉजिटिव साइकोलॉजी के इंटरवेंशंस हैं, या जो भी ऐसी चीजें हैं जो बेहतर बना सकती हैं लाइफ को, वो बल्क में यानी बड़े ग्रुप्स पर अप्लाई की जाएं, या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो यूज में लाई जाएं, जिससे वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो, जिससे कि जो पर्सन है वो बेहतर कर सके। अगर किसी भी कम्युनिटी में ये डिसीजन लिया जाए कि हम कुछ ऐसी चीजों का यूज करेंगे, जैसे वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटरवेंशन हो सकता है जो कम्युनिटी ने मिलकर आपस में डिसाइड किया है, राइट? उसको फॉलो करने की वजह से लोगों के बीच में आपस में कोहेसिवनेस बढ़ेगी, आपस में प्यार बढ़ेगा, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, तो पॉजिटिविटी डेवलप होगी। ओवरऑल पॉजिटिव डेवलपमेंट को प्रमोट करना भी इसका एक गोल है। यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी की फील्ड एमर्ज ही इसलिए हुई है कि ओवरऑल हम पॉजिटिविटी ला सकें लोगों की लाइफ में, हर चीज में। लाइफ का मतलब, लाइफ में फिर हर चीज ही आ जाती है, तो लाइफ बोल दिया मैंने, मतलब हर चीज आ गई। यानी फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, एमिंग टू अंडरस्टैंड हाउ पॉजिटिव ट्रेट्स कैन बी नर्चर्ड एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। कई बार बच्चे छोटे में हम देखते हैं बहुत ज्यादा ओबीडियंट होते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, टीनेजर तक आते आते कुछ ऐसी गलत चीजों में पहुंच जाते हैं, उसके बाद अडल्ट लाइफ तक आते आते बिल्कुल बदल जाते हैं। और कभी कभी लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं, घर में पेरेंट्स केयर नहीं कर रहे हैं, या कोई भी चीज ऐसी हो रही है जिसकी वजह से एनवायरमेंट बदलने की वजह से चीजें बर्बाद भी हो सकती हैं, आगे चल के बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। तो ऐसे में हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव वे में चले थ्रू आउट लाइफ, जिससे सभी चीजें बेहतर हो सकें। तो ये कुछ पॉजिटिव साइकोलॉजी के हमने गोल्स को समझा। अगेन मैं यहाँ भी आपसे एक बात कहूंगी कि इसी तरीके से आप इसके गोल्स को इंक्रीज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं है जो किसी सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग है, जिनको आगे पीछे नहीं किया जा सकता, जिसे माइनस प्लस नहीं किया जा सकता। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम कौन कौन से टाइप की रिसर्च को यूज करते हैं। ये जो नाम आपको भी दिख रहे हैं ना स्क्रीन पर, इनमें से ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसको आपने सुना नहीं है या जानते नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती कि आप सेकेंड ईयर में अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और इससे पहले ये टर्मिनोलॉजीज को आप नहीं जानते होंगे। फिर भी मैं जहां जरूरत लगेगी वहां बताती तो जरूर चलूंगी। टाइप्स ऑफ रिसर्च इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसे होगी? कंडक्टिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है, रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स टू असेस द एफिकेसी ऑफ ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइजेज और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस इन इंक्रीजिंग हैप्पीनेस। हम यहाँ पे दो वेरिएबल देख रहे हैं कि कोई ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज है जो लोगों को कराई जा रही है और उससे हैप्पीनेस इंक्रीज हो रही है या नहीं। ये दो वेरिएबल हो गए हमारे पास, V1 और V2, है ना? दो वेरिएबल्स लेके चलते हैं जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट ये है क्योंकि हम इसे कंट्रोल्ड सेटिंग में कर रहे हैं, वहां पे चीजें हम अंडर कंट्रोल है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होती है पॉजिटिव साइकोलॉजी में। कोरिलेशनल स्टडीज में भी वेरिएबल्स आ जाते हैं। जैसे हमने ये जानने की कोशिश की कि जो ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म एंड हेल्थ आउटकम्स और बिटवीन कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, ये तो अभी हमने बात की थी। दूसरा वाला एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी, इसको कलर को भी चेंज करना चाहूंगी इन बिटवीन। तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, ये दो वेरिएबल्स हैं।
जिससे कि एक दूसरे को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, मतलब इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। जब हम इस तरह से देखते हैं तो ये कोरिलेशनल स्टडीज हो जाती हैं। कोरिलेशन, एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप है, क्या कैरेक्टर स्ट्रेंथ से जॉब का सेटिस्फेक्शन का कुछ लेना देना है, क्या इन दोनों किसी भी एक वैल्यू में इंक्रीज होने पर दूसरी वैल्यू में कोई फर्क आ रहा है, ये हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशनल स्टडीज। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, ट्रैकिंग चेंज ओवर टाइम टू सी हाउ वेलबींग इवॉल्व्स। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जो होती हैं वो एक लंबे टाइम में हम देख पाते हैं, इसको हम इमीडिएट नहीं देख सकते। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में हम ये देखेंगे कि कोई भी पर्सन की वेलबींग या वेलबींग के किसी भी कंपोनेंट पर, किसी भी चीज पर जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क आया, ये देखने के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज भी यूज कर सकते हैं। हाउ इंटरवेंशंस हैव लास्टिंग इफेक्ट्स और लाइफ इवेंट्स कोरिलेट विद शिफ्ट्स इन पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट्स। Qualitative research, utilizing interviews, narratives, or case studies to get in-depth insight into personal experiences of well-being, strength and growth. Qualitative research की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि जो भी हम इसमें इंटरव्यू को यूज कर सकते हैं, नैरेटिव्स यूज कर सकते हैं, या केस स्टडीज को भी यूज कर सकते हैं, जिससे हम ये जान पाएंगे कि इन डेप्थ में जाकर हम कैसे जो वेलबींग के एक्सपीरियंसेस हैं, पर्सनल स्ट्रेंथ, ग्रोथ, इन सब को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकते हैं। राइट, क्वालिटेटिव रिसर्च ये हो गई। इससे हमें किसी भी कॉन्सेप्ट के डीपर में जाने का मौका मिलता है। जैसे हैप्पीनेस जैसा कॉन्सेप्ट जिस पर अगर रिसर्च करी जाए तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च अपने आप ही हो जाएगी। क्रॉस कल्चरल रिसर्च में इन्वेस्टिगेटिंग हाउ वेलबींग एंड पॉजिटिव ट्रेट्स मैनिफेस्ट अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, हेल्पिंग टू रिफाइन यूनिवर्सल वर्सेस कल्चरली स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। हम क्रॉस कल्चरल रिसर्च की हेल्प से ये जान पाते हैं कि जो कोई एक ट्रेट लोगों में एक कल्चर में देखने को मिल रहा है, वो ट्रेट दूसरे कल्चर में वेरी कैसे कर रहा है, और अगर कर रहा है तो वहां पे कौन सा वो फैक्टर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उस फैक्टर पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं, क्या उस फैक्टर को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या उस फैक्टर को इंक्रीज करना चाहिए, वो सारी चीजें हम क्रॉस कल्चरल रिसर्च में पढ़ते हैं। इंटरवेंशन रिसर्च, डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स एम्ड एट एनहांसिंग वेलबींग सच एज पॉजिटिव एजुकेशन करिकुलम, वर्क प्लेस इंटरवेंशन और कम्युनिटी प्रोग्राम। कुछ भी इंटरवेंशन रिसर्च में हम ये देखते हैं कि कौन सा वो कॉन्सेप्ट है जिस पर वर्क करने से कुछ बेटरमेंट हो सकता है। किसी भी ऐसे कॉन्सेप्ट पर हम रिसर्च करें पॉजिटिव साइकोलॉजी की फील्ड में जिसे बाद में जनरली एग्जीक्यूट किया जा सके, वो इस कैटेगरी में फॉल होगा। न्यूरोसाइंस एंड बायोलॉजिकल रिसर्च, examining the brain's response to positive experience or traits, looking at how positive psychology can influence neuroplasticity। ये जानने के लिए कि पॉजिटिव साइकोलॉजी किस तरह से रिलेटेड है बायोलॉजिकली, हमारे ब्रेन एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है, तो कैसे एक दूसरे का रिलेशनशिप है वो हम इससे स्टडी कर सकते हैं। फिर बहुत से मिक्स्ड मैथड्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग सर्वेज फॉर ब्रॉड डेटा कलेक्शन एंड फॉलो अप इंटरव्यूज फॉर डीपर इंसाइट। एक मेथड में 2-3 मेथड्स को मिक्स कर देना एज पर द नीड्स, वो मिक्स मेथड्स रिसर्च होते हैं। अप्लाइड रिसर्च, डायरेक्टली लिंकिंग रिसर्च विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन फील्ड्स लाइक थेरेपी, एजुकेशन, बिजनेस एंड पब्लिक पॉलिसी, और फिर उससे ये देखना कि क्या रियल वर्ल्ड में बेनिफिट्स हो रहे हैं। मतलब जो थ्योरी हमने बनाई रिसर्च की हेल्प से, वो कोई भी मेथड हो सकता है जो हमने पीछे अभी पढ़े हैं, और फिर उसके बाद उसको अप्लाई कर दिया तो दो चीज एक साथ जुड़ जाती हैं, तो उसको फाइनली हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च हैं जो पॉजिटिव साइकोलॉजी में यूज होती हैं। एक चीज आपने देखी कि जनरली जब हम इन्हीं रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं, मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम मेथड्स के डीपर में जाते हैं। यहाँ आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम उन मेथड को लिंक कर रहे थे कि कैसे वो पॉजिटिव साइकोलॉजी से कनेक्ट हो रहे हैं। आप पूरे पेपर में हर जगह यही नोटिस करेंगे कि आप लिंक ही कर रहे होंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और खास तौर से इस पहले पॉजिटिव साइकोलॉजी वाले सेक्शन में तो यही होगा। आगे चीजें बदल जाएंगी, इतना भी सेम नहीं चलने वाला है। अब हर तरीके की रिसर्च जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के किसी न किसी गोल को अचीव करने में हमें हेल्प कर रही होती है, राइट। और हम समझ पाते हैं कि जो भी चीजें हम करना चाह रहे हैं उस तक हम पहुंच कैसे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इन द फैमिली कॉन्टेक्स्ट। पॉजिटिव साइकोलॉजी विद इट्स फोकस ऑन वेल-बीइंग, स्ट्रेंथ एंड ऑप्टिमल ह्यूमन फंक्शनिंग offer valuable insights and strategies for enhancing family dynamics and relationship। जब पॉजिटिव साइकोलॉजी का हम यूज करते हैं तो ये वो चीजें हैं जिनमें हम सुधार ला सकते हैं, इंप्रूवमेंट हम करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी की हेल्प से। Here are several way positive psychology can be applied। सबसे पहले फॉस्टरिंग पॉजिटिव इमोशन। जब पॉजिटिव साइकोलॉजी का यूज होता है तो पॉजिटिव इमोशंस को इंक्रीज किया जाता है, हो जाते हैं, इनफैक्ट होने लगते हैं, जब प्रोसेस में हम आते हैं तो होने लगते हैं।
ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इसका एक पार्ट है. फैमिलीज कैन एंगेज इन एक्टिविटीज लाइक कीपिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल और शेयरिंग व्हाट दे आर थैंकफुल फॉर डूइंग मील्स during meals. These practices increase positive emotion, strengthen family bond and promote a culture of appreciation. बहुत बेसिक एग्जांपल लूंगी जो बहुत फैमिलीज में बच्चे फॉलो करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें चीजें सिखाते हैं. जब भी उनके घर में जो भी पर्सन कुक करते हैं खाना, चाहे वो उनकी मदर हो या उनके घर में कोई कुक हो, मेड हो, कोई भी पर्सन, जब भी वो उनके लिए कोई वर्क करते हैं, खाना बनाते हैं, स्पेशली गर्मियों में जब किचन में वर्क करते हैं तो वहां तो एसी नहीं हो सकता. तो ऐसे में बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको इस फूड की वैल्यू करनी चाहिए क्योंकि इसको बनाने वाला पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में वर्क करते हैं. तो इसकी वजह से बच्चों के अंदर एक हैबिट डेवलप होती है कि हमें जो चीजें किसी और की मुश्किलों के करने से हमें इजीली अवेलेबल हो रही हैं, हमें उनकी भी वैल्यू करनी चाहिए. उनकी तो करनी चाहिए जो चीजें हम अपनी डिफिकल्टी से अचीव करते हैं, बट जो कोई पर्सन हमारे लिए चीजों को ईजी करके लाके देता है वो भी चीजें हमारे लिए वैल्यूएबल होती हैं. सिमिलर प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं स्कूल में. लेबर डे का जब इवेंट होता है, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, सभी के यहाँ होता है. 1 मई में जब लेबर डे से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी स्कूल में कराई जाती है तो बच्चों को सिखाया जाता है, स्पेसिफिक उस डे में तो बताया ही जाता है, अदरवाइज भी सिखाया जाता है कि जो भी लोग आपके लिए, जो भी आपके स्कूल की आंटी हैं या जो भैया है जिनसे आप कोई भी हेल्प मांगते हो तो वो तुरंत करते हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पे सर्विसेज करते हैं, वो आप उनकी वजह से आप बहुत सारी चीजों को लाइफ में ईजी कर पाते हो. या नॉट जस्ट दे, इसके अलावा भी बाहर अगर आपको कोई भी पर्सन एज अ लेबर मिलता है या आप किसी रिक्शा पुलर से आप उतरते हैं, रिक्शा से आप उतरते हैं, तो आप रिक्शा पुलर को आपको थैंक यू बोलना चाहिए. ये वो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चों को सिखाए जाते हैं जिससे वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं. ये सब पॉजिटिव इमोशंस को फॉस्टर करने के एग्जाम्पल हैं. बच्चे के अंदर पॉजिटिव इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, वो सीख रहा है ग्रेटिट्यूड रिटर्न करना. तो इस तरीके से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस करने से पॉजिटिव इमोशन डेवलप होते हैं. इसी के साथ साथ दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, सेलिब्रेटिंग सक्सेसेस. और भी बहुत पॉइंट्स बन सकते हैं, अगेन मैं वही वाली बात को रिपीट करती रहूंगी जहां जहां मुझे लगेगा. रेगुलरली एक्नॉलेजिंग एंड सेलिब्रेटिंग स्मॉल विन्स और अचीवमेंट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स कैन बूस्ट मोरल एंड कल्टिवेट एन एनवायरमेंट ऑफ सपोर्ट एंड जॉय. फैमिली में जब भी कोई सक्सेस होती है तो वैसे सब कुछ होते ही हैं, बट सो फार आई हैव सीन, तो मुझे ये एक्सपीरियंस है कि जब भी फैमिली में कुछ भी चीज अच्छी होती है तो सब लोग खुश होते हैं. तो ये, लेकिन इस चीज को हम बच्चों के अंदर हैबिट बनाएं, शुरुआत से वो चीज डालें. अगर मैं आज आपसे एक्सपीरियंस इस बात को ऐसा कह रही हूँ या मुझे ऐसा ही फील होता है कि जब फैमिली में कुछ अच्छा होता है तो सब कुछ होते ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज मैंने बचपन में अपने एक्सपीरियंस की होगी, मुझे कराई गई होगी, वो चीज डाली गई होगी. ऐसा भी हो सकता है कि हम बच्चों के सामने फैमिली में होने वाले किसी इवेंट में बहुत अच्छे से तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन कभी इस तरीके की कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं जो बच्चा इनडायरेक्टली सुन रहा है, तो ऐसे में उसको वो कंफ्यूज हो सकता है या उस चीज को पॉजिटिवली फिर वो नहीं लेगा. तो सभी की सक्सेसेस में एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना, ये एक पॉजिटिव इमोशन को फॉस्टर करने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इससे फैमिली में पॉजिटिव साइकोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं. इंगेजमेंट को एनहांस करना कैसे कर सकते हैं? क्वालिटी टाइम एक्टिविटीज को यूज करके. ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे मेंबर्स का एक दूसरे के संग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर हो. इसके लिए जरूरी नहीं है वो चीजें घर के अंदर ही हो, वो हो सकता है कोई मूवी हम साथ में देख रहे हैं वो घर के अंदर भी देख सकते हैं, या हम बाहर चले गए हैं साथ में, कोई स्मॉल पिकनिक है जो हमने किसी सोसाइटी में एंजॉय कर रहे हैं, या फिर वो फैमिली के साथ कहीं बाहर जाके कर रहे हैं. वो कोई भी क्वालिटी टाइम जो हम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं वो एंगेजमेंट को एनहांस करेगा. जब हम किसी के भी साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं तो हम उस टाइम को और ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि ऐसा टाइम आता रहे, राइट? तो वो हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस डेवलप हो रहे होते हैं. स्ट्रेंथ बेस्ड इंटरेक्शन, यूजिंग ईच फैमिली मेंबर्स कैरेक्टर स्ट्रेंथ इन डेली इंटरेक्शन. यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं या अपने छोटे बच्चों को ये चीज सिखाते हैं कि जब आपसे कोई चीज नहीं हो रही है तो आप दूसरों की हेल्प लेना सीखो. तो बच्चे ये चीज सीखते हैं. मैं बार बार बच्चों पे क्यों पहुंच जाती हूँ, क्योंकि जो चीजें हमें बचपन में सिखा दी जाती है ना वो हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन ही जाती हैं. तो एंगेजमेंट एनहांस करने का ये भी है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़कर करें, काम करें, और ये भी देखें क्या किसी पॉइंट पर फैमिली में हमारी किसी को जरूरत है. ये जो चीजें मैं बातें आपसे कर रही हूँ ना, ये वही चीजें हैं जो फैमिली के अंदर हम एक्चुअल में करते हैं, और यही सब तो पॉजिटिव साइकोलॉजी के इंटरवेंशंस हैं जो हम फैमिली में यूज करते हैं. जो हमारा टॉपिक था, मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात कर रही थी, मुझे बड़ा मजा आ रहा है एक्चुअली इस टॉपिक को पढ़ाते हुए आप लोगों को, कि हम पॉजिटिव साइकोलॉजी का एप्लीकेशन फैमिली कॉन्टेक्स्ट में कैसे करते हैं. तो मैं कुछ भी नया नहीं बता रही हूँ, आप भी अपनी फैमिली में ऐसी बहुत सी चीजें करते होंगे जिनसे आपके रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होते हैं, और हमें यही देखना है इस क्वेश्चन में कि हम कैसे
आपस के रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं। प्रीवियस 2 पॉइंट जो आपने पढ़े उनमें आपने ये जाना कि इन सब से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि कैसे रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन और कर सकते हैं, तो एक्टिव लिसनिंग एक बहुत जरूरी चीज है। एक दूसरे की बात को ध्यान से सुने। होता है ना, कई बार हम सिबलिंग्स के साथ होते हैं तो कोई हमारी बात ध्यान से नहीं सुन रहा तो हम नाराज होने लगते हैं कि क्या है, मेरी बात तो ध्यान से सुनो। तो एक्टिव लिसनिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। अब आप ये सोच सकते हैं कि एक्टिव लिसनिंग एक जनरल बात है, यही है पॉजिटिव साइकोलॉजी का यूज, और कुछ नई बात नहीं है कि हम कैसे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की बात को ध्यान से सुने और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। टेक्निक्स लाइक मिररिंग बैक व्हेन समवन हैज सेड कैन वैलिडेट फीलिंग्स एंड थॉट्स, बहुत अच्छी चीज है ये बहुत अच्छी टेक्निक है। और इसी के साथ में एक्टिव लिसनिंग के साथ में एक्टिव टॉकिंग भी एक चीज होती है, जिसमें जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं तो उसका नाम लेके उस कॉन्वर्सेशन में उसको एड्रेस करते हैं। इससे उस पर्सन का अटेंशन हमारी बात की तरफ बना रहता है और वो पर्सन हमारी बात को सुनता है ध्यान से, जिससे कि कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा चलता है। तो एक्टिव एक्टिव टॉकिंग भी एक बहुत अच्छी जरूरी चीज है। साथ ही साथ एक्टिव लिसनिंग में भी ये होता है कि जब कोई हमसे बात कर रहा है तो हम वापस से उस बात को, पूरी बात को हमें नहीं सुनाना है, लेकिन कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हमारा उसके साथ बना रहे उसी टॉपिक पर, जिससे हम, चाहे वो यस नो की फॉर्म में निकले, चाहे कैसे भी, पर वो पर्सन जो है हमसे कनेक्ट रह पाता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद पॉजिटिव साइकोलॉजी, फैमिली में रिलेशनशिप स्ट्रांग तब होंगे जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो तो रिजॉल्व हो जाए, ना हो ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, लेकिन हमें उनको ऐसे लेना होगा कि हमें ब्लेम्स नहीं करना होगा। यहाँ पे एक टर्म है, टेक्निक्स लाइक अप्रिशिएटिव इंक्वायरी, वेयर द फोकस इज ऑन नाउ व्हाट्स वर्किंग वेल इवन इन कॉन्फ्लिक्ट। जहां पर भी 2 लोगों में, 3 लोगों में या ग्रुप में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे बीच में किस तरह से चीजें अब बेहतर चल सकती हैं, तो उस पॉइंट को छोड़कर दूसरी चीज पे फोकस करना इज कॉल्ड अप्रिशिएटिव इंक्वायरी। फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस लाइफ में, यानी अपनी फैमिली लाइफ में, क्योंकि हम फैमिली पर फोकस करके चल रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में, हम एक दूसरे के साथ वैल्यूज और गोल शेयर करें। ये होता भी है कि अगर फैमिली में एक पर्सन कुछ अच्छा कर रहा है तो बाकी लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं, और उनकी सपोर्ट की वजह से ऐसा लगने लगता है कि वो जो एक काम है वो सबका है, और इस वजह से चीजें बेहतर होती हैं क्योंकि वो टीम वर्क बन जाता है। तो अगर हम एक दूसरे के साथ अपने वैल्यूज शेयर करें, अपने स्किल्स में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए रखें, तो हम एक मीनिंग और पर्पस को फाइंड कर पाते हैं। लेगेसी प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स और ट्रेडिशन दैट रिफ्लेक्ट फैमिली हिस्ट्री और वैल्यूज लाइक अ फैमिली ट्री और एनुअल ट्रेडिशन कैन गिव अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड मीनिंग अक्रॉस जनरेशन। ये तो तब खुद ही हो जाता है जब हमारी घर में कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं सब कितने यूनाइट हो जाते हैं और अपनी फैमिली को वापस से वो जो बॉन्ड होता है वो और ज्यादा अच्छा होने लगता है। एनकरेजिंग अकम्पलिशमेंट, फैमिली के लिए चैलेंजेस को सेट करना, हैविंग फैमिली गोल्स लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टुगेदर और कंप्लीटिंग अ होम प्रोजेक्ट। किसी भी तरीके का कोई भी एक्टिविटी जो एक पर्सन के लिए चैलेंजिंग हो रही है, वो पूरी फैमिली मिलकर जब करती है तो कोई भी ऐसा अकम्पलिशमेंट को हम एनकरेज कर पाते हैं। एक दूसरे की सपोर्ट में, पर्सनल ग्रोथ में हम सपोर्ट करें, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करें, इससे भी जो है वो फैमिली में जो है हम पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक्चुअल में यूज कर रहे होते हैं। रेजिलियंस बिल्डिंग, कोपिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करके कई बार हम अपने फैमिली मेंबर्स में अगर कोई पर्सन थोड़ा डाउन फील कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना, उसे टाइम टू टाइम री देना, या उससे उसकी वो भूली हुई पॉजिटिविटी के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में याद दिलाना। ये सब चीजें करने से, रिफ्रेम करने से फैमिली जो होती है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी भी डिफिकल्टी से बाहर आ सकती है। तो ऐसा करना भी अच्छा रहता है। ऑप्टिमिज्म की ट्रेनिंग देना, एक दूसरे के फैमिली में ही एक दूसरे को ऑप्टिमिस्ट होने के लिए एनकरेज करना, ओवरऑल फैमिली रेजिलियंस में हेल्प करता है। पॉजिटिव कम्युनिकेशन, फैमिली है तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन कभी नेगेटिव भी हो सकता है, डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन उसको पॉजिटिव में या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के साथ में कन्वर्ट करके बातचीत करना। क्रिएटिंग पॉजिटिव रिचुअल्स, फैमिली रिचुअल्स जो होते हैं, जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई पार्टी हम कर रहे हैं, वहां पे एक दूसरे के साथ जुड़ना। अच्छा, इतनी सारी बातें करने के बाद हम पॉजिटिव तो बहुत हो गए हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि क्या फैमिली में कभी कोई डिफिकल्टीज नहीं आती है? क्या ये जितनी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या ये एक्चुअल में हो पाती हैं? इनमें से बहुत सारी चीजें हम रेगुलरली कर रहे होते हैं। अगर हम इन चीजों को अपनी प्रैक्टिस बना लें और हैबिट में रख लें, तो बहुत सारी चीजों में से बहुत ही सारी चीजें एक्चुअली पॉजिटिव चलेंगी। हम नेगेटिविटी को मिनिमाइज तो कर सकते हैं, अगर हम खत्म नहीं कर सकते तो बाकी डिफिकल्टीज आएंगी, उन्हीं को तो हमें पॉजिटिव साइकोलॉजी से सॉल्व करना है, वरना हम कर क्या रहे हैं, है ना? तो ये भी एक बात है। तो ये इन प्रिंसिपल्स को यूज करके हम पॉजिटिव साइकोलॉजी से अपनी फैमिली में हैप्पीनेस, हार्मनी मेंटेन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं।
आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। काफी सिमिलर लगेगा आपको ये, क्योंकि क्लोज रिलेशनशिप में हम पॉजिटिव साइकोलॉजी का एप्लीकेशन कैसे करेंगे। एक टॉपिक आपने यहाँ भी पढ़ा था जहां पर हमने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने की बात की थी, यहीं पे कहीं था ये, यहाँ पे। तो इसी इसी के अंदर हमें अभी पॉइंटर्स बढ़ाने हैं। ये टॉपिक हमारा एक बड़ा टॉपिक बन गया है, तो ऐसे ये क्या कोई और भी बन सकता है। आपको ये समझना होगा कि हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक का, वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, इनसाइट्स हैं जो क्लोज रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, वेदर दे बी रोमांटिक, फैमिलियल और डीप रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप भी कई टाइप के होते हैं और क्लोज रिलेशनशिप में ये सभी टाइप के रिलेशनशिप आते हैं, राइट। कुछ रिलेशनशिप हमारे फॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं। तो क्या क्या हम करेंगे, पॉजिटिव इमोशंस को कल्टीवेट करेंगे। ये तो अभी हमने समझा ही था कि ग्रैटिट्यूड शेयर करना, जिस पर मैंने बड़ी डिटेल में बात की थी, आज ही पढ़ा है तो अभी कोई मतलब नहीं है दोबारा करने का। इमोशनल कंटेजियन को पॉजिटिवली इंक्रीज करना, ऐसी एक्टिविटीज में इंगेज होना जहाँ पे दोनों पार्टनर्स जो है वो पॉजिटिव इमोशंस को शेयर कर सके। वो दो पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, वो दो कोई भी पर्सन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई और रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ पॉजिटिव इमोशन को शेयर करना। अगेन, इंगेजमेंट को डीप करके आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ में। और रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते होते हैं तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसके लिए हम फैमिली में या फिर फैमिली से बाहर भी जा सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी देख कर सकते हैं जो दोनों लोग करना एंजॉय करते हैं। ऐसी एक्टिविटी नहीं करी जाएगी जो एक करता है दूसरे की प्रेफरेंस नहीं है, नहीं तो दूसरा बोर हो जाएगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फ्लो एक्सपीरियंसेस, ऐसे एक्टिविटीज जिसमें दोनों लोग इंजॉय करें, फ्लो में बह जाएं, वही वाली बात भी फ्लो समझाया था मैंने आपको। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए एक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्डिंग भी करनी जरूरी है। जब हम क्वेश्चन करते हैं किसी से तो जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन उसको ठीक ही लगे, पर तो हमें क्वेश्चन को ऐसे करना है कि वो उसको सही से ग्रेस्प कर पाए, हमें आंसर दे पाए। एक दूसरे के टुवर्ड्स एम्पैथेटिक बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, फाइंडिंग एंड शेयरिंग मीनिंग, कॉमन गोल्स और वैल्यूज पे वर्क करना, लाइफ स्टोरीज एंड रिचुअल्स पे वर्क करना। रिलेशनशिप में जितनी भी चीजें होती हैं, बहुत कुछ होती हैं, आप सभी किसी ना किसी तरीके के रिलेशनशिप में होंगे। किसी भी पर्सन को उठा लीजिए रैंडम, या मोस्ट स्पेशल पर्सन को भी ले सकते हैं जो आपकी लाइफ में हो, और आप उसके साथ सोचिए कि आपको अपने रिलेशनशिप इशू को फिक्स करना है। अब आप सोच सकते हैं कि मेरा तो कोई इशू ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, जिसके साथ इशू हो सकता है उसके बारे में सोच लीजिए और सोच के देखिए कि आप वो कौन कौन सी पॉजिटिव चीजें करना चाहेंगे जिससे आपका रिलेशनशिप बेहतर हो पाए। तो वही पॉइंटर्स आपको यहाँ पे आंसर में बनाने हैं। तो ये आंसर है बहुत इंटरेस्टिंग, जो अपने आप में अच्छा हो जाता है। इंडिविजुअल गोल्स में एक दूसरे को सपोर्ट करना, और कॉमन गोल्स तो हम करते ही हैं, कॉमन गोल्स में तो हम सब साथ हो ही जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल गोल्स में भी इससे भी एक एडमायरेशन डेवलप होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आती है। कोलैबोरेटिव चैलेंजेस लेना, ऐसे कोई भी ऐसी एक्टिविटी पे वर्क करना जो चैलेंजिंग हो और दोनों को जब उस काम को करें तो उन्हें मजा भी आए, उनका इंटरेस्ट भी इसमें होना जरूरी है। रेजिलियंस को इनहेंस करने की कोशिश करना, पॉजिटिव रीफ्रेमिंग करना, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो साथ में एक दूसरे को सपोर्ट दें, इमोशनल सपोर्ट दें और हर तरीके की सपोर्ट दें, और उसके बाद अपने नेगेटिव इवेंट्स को रिफ्रेम कर पाएं। एक साथ कोप करने की कोशिश करना, यानी कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो जहां पर एक पर्सन डाउन फील कर रहा है वहां दूसरा उसको कोपिंग स्ट्रेटेजी समझाए, जहां पे दूसरा कर रहा है वहां पहला दूसरे को समझाए, तो इस तरीके से चीजें चलना। कम्युनिकेशन तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, खास तौर से पार्टनर्स के बीच में, रिलेशनशिप किसी भी तरीके का हो। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इंटरेक्शन रेशियो मेंटेन करना, striving for a high ratio of positive to negative interaction can maintain a healthy relationship dynamic. This might mean more compliments, less criticism, more constructive feedback. मतलब हमें पॉजिटिव वे में ज्यादा चलना है और ऐसे क्रिटिसिज्म वाली चीजों को कम करना है। पॉजिटिविटी के साथ में ही कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। अप्रिशिएटिव इंक्वायरी बात हुई थी अभी, मैंने कहा था टॉपिक सिमिलर ही है, फिर भी मैं देख रही हूँ कौन सा पॉइंटर ऐसा है जो थोड़ा बहुत मुझे इलेबोरेट करना है। हालांकि आप मुझसे भी बहुत अच्छा आंसर इसको लिख के आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, ये बहुत श्योर हूँ। पर्सनल एंड रिलेशनल ग्रोथ को एनकरेज करना, स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच में फोकस करना, ग्रोथ माइंडसेट के साथ चलना। दो तरीके के माइंडसेट कंसीडर किए जाते हैं, ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग वो होते हैं जो एक ही चीज पे फिक्स हो जाते हैं कि नहीं, इसके बाहर कुछ नहीं। फिक्स माइंडसेट वाले किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते, उन्हें जो मिल रहा है जैसा मिल रहा है द बेस्ट है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले जो होते हैं वो चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अपनी सिचुएशन से बाहर निकलकर भी चीजों को चैलेंजेस की तरह लेते हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट रखने से भी जो है रिलेशनल ग्रोथ होती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं जो क्लोज रिलेशनशिप को बेटर बनाने में हेल्प करते हैं। इनकी हेल्प से चीजें अच्छी चलती हैं।
आप ये देखिए, जब भी हम पॉजिटिव साइकोलॉजी का यूज करेंगे, चाहे फैमिली कॉन्टेक्स्ट में करें, चाहे रिलेशनशिप में करें, चाहे वर्क प्लेस में करें, किसी भी चीज में करें, अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? जो ह्यूमन बीइंग उस सिचुएशन में एसोसिएटेड है, फैमिली मेंबर्स, रिलेशनशिप में या को वर्कर्स या कोई भी, उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो। जो अल्टीमेट गोल है ना पॉजिटिव साइकोलॉजी का, हमारी मेंटल वेलबींग को इंप्रूव करना, वो तो हमें एक्वायर होगा ही होगा, हम पॉजिटिव साइकोलॉजी का किसी भी तरीके से यूज करें, कैसे भी उसके इंटरवेंशन को अप्लाई करें। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और मैं बात ही कर रही थी तो वर्क प्लेस का टॉपिक आ गया है, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। और कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा, ये काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, पर मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।